गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, ये आपका बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023। ये क्या है? बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन होता है, जो भी स्टूडेंट्स बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपका बिहार पॉलिटेक्निक जो होता है उसमें 2019 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी ये आपका बिहार पॉलिटेक्निक 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी का आज हम खंड 2 जो आपका रसायन विज्ञान का पार्ट है, केमिस्ट्री पोर्शन है, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो 2019 का फिजिक्स का पोर्शन को हम इस चैनल पर अपलोड किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2019 बिहार पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेक्शन 2 केमिस्ट्री का। ठीक है, जो आप सभी जानते हैं कि 3 सेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहता है और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन, इस तरह से 90 क्वेश्चन वो पूछा जाता है बिहार पॉलिटेक्निक में। तो आज हम 2023 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम बिहार पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये आपका केमिस्ट्री का पोर्शन आप देख पा रहे हैं। चलिए, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है एग्ज़ाम में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 1 से लेकर के 1 से 30 नंबर तक आपका फिजिक्स रहता है, और इसके बाद 31 से फिर क्या रहता है 60 तक आपका केमिस्ट्री का पोर्शन होता है, और 61 से आपका 90 तक आपका मैथ होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन। तो केमिस्ट्री कहाँ तक रहेगा आपका 31 से 60 तक। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन आपका यह केमिस्ट्री पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, तो उसे क्या चीज़ के रोकने के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन। क्या है? उपचयन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर एक अक्रिय गैस भरी जाती है, उसे उपचयन से रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उपचयन होता है क्या? देखिए, अक्रिय गैस भरने से क्या होता है, खाने पीने वाला जो पदार्थ होता है उसको खराब होने से बचने के लिए वो उपचयन का, देखिए खाने पीने वाला पदार्थ में क्या होता है उपचयन का क्रिया हो जाता है, जिससे क्या होता है वो खराब हो जाता है। तो उसको खराब नहीं हो इसके लिए वो उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है, और आपको अक्रिय गैस कौन N2 गैस, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो इस तरह से आपका अक्रिय गैस भी आपको जानकारी होगा। तो कुरकुरे के पैकेट में रिक्त स्थान पर अक्रिय गैस भरी जाती है, जिससे इसे उपचयन से बचाया जा सके, और सामान्य जो है वो वायु की अपेक्षा अक्रिय गैस खाद्य पदार्थ को दुर्गंध एवं स्वाधीन होने से बचाती है। यानी कहने मतलब जो आपका जो बदबू आता है भोजन में या फिर जो भी खाद्य पदार्थ है, और इसका जो स्वाद है स्वाधीन नहीं हो, उसके लिए वो स्वाधीन होने से बचाता है वो अक्रिय गैस। चलिए, इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, उपचयन से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32, एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 से संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? ये क्रिया जो आपका क्या कहलाता है, तो आपका यह संक्षारण। क्या कहलाता है? संक्षारण, जिसको अंग्रेजी में कोरोजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, देखिए एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा आपका, इधर बनेगा Al2 और इधर हो जाएगा O3। ये हो जाएगा, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, क्या बन जाएगा Al2O3। और बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपका एल्युमिनियम के आगे 4 लगाएंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे 3 लगाएंगे, और इधर आपका Al2O3 के आगे 2 लगाएंगे, क्योंकि आपको बैलेंस करना है। आप जानते हैं संतुलित समीकरण, रसायन समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है आप जानते हैं, या फिर आपको बता देंगे कोई वीडियो में। चलिए, आपका यहाँ पे
संतुलित करने के लिए एल्यूमिनियम के आगे 4 लगाएं और ऑक्सीजन के आगे 3 लगाएं और Al2O3 के आगे 2 लगाएं। ये आपका संतुलित हो गया। ये जो क्रिया है आपका, जो एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया कराया, इससे क्या बनता है Al2O3। तो यह जो किस तरह का आपका क्रिया है, तो संक्षारण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जो आप क्रिया देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, संक्षारण का एक उदाहरण है। ठीक है, एल्यूमिनियम के संदर्भ में संक्षारण व्यर्थ नहीं माना जाता है। ठीक है, व्यर्थ नहीं माना जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है काफ़ी क्रियाशील धातु है और वायु में संपर्क में इसकी सबसे ऊपरी परत पर जो है वो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है आपका, जिससे आपका ये आपका संक्षारण की क्रिया हो जाता है, इसलिए वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, अम्ल माध्यम में फिनोल्फ्थालीन का रंग कैसा होता है। अम्ल माध्यम में जो ये जो कृत्रिम ये जो आपका है, इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी आपका, फिर क्या पीला, रंगहीन या फिर नारंगी। तो इसका आंसर क्या होता है आपका, अम्ल माध्यम में फिनोल्फ्थालीन जो का रंग जो हुआ क्या होता है, तो आपका गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, गुलाबी। क्या होता है, गुलाबी। ये जो फिनोल्फ्थालीन जो है एक क्या है, संश्लेषित सूचक है। जो कृत्रिम सूचक जो है क्या है, वो प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक आप जान पा रहे हैं, जो मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया सूचक है, इंडिकेटर, वो क्या कहलाता है, कृत्रिम सूचक है। उसी का उदाहरण है फिनोल्फ्थालीन। तो यह क्या है, एक कृत्रिम सूचक है, संश्लेषित सूचक है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला या उद्योग में संश्लेषण के लिए किया जाता है। और फिनोल्फ्थालीन जो है वो अम्ल तथा उदासीन माध्यम में रंगहीन एवं क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आवर्त सारणी का द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। देखिए आवर्त सारणी का जो द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो क्या है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका आवर्त सारणी का जो द्वितीय जो सबसे हाई इलेक्ट्रिक नेगेटिव एलिमेंट क्या है, तो आपका पीरियोडिक टेबल में आप जानते हैं कि इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, 34 का सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। तत्व की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और बढ़ने पर क्या होता है, वो बढ़ती है। और आवर्त सारणी में फ्लोरीन उच्चतम तथा ऑक्सीजन द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। देखिए सबसे अधिक जो है वह जो आपका विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, फ्लोरीन का। किसका होता है, इसका ये सबसे 1 नंबर में है। फ्लोरीन का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला जो तत्व है वो क्या है, फ्लोरीन आपका 1 नंबर में है। और दूसरा नंबर में क्या है आपका, ऑक्सीजन है। यहाँ पे आपका द्वितीय पूछा हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑक्सीजन। यदि यहाँ पे फर्स्ट पूछता प्रथम उच्चतम विद्युत ऋणात्मक तत्व होता तो आपका फ्लोरीन हो जाता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन द्वितीय पूछा है, सेकंड पूछा है द्वितीय उच्चतम विद्युत ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अधिक किसका होता है, फ्लोरीन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 आपका, प्रभावी नाभिक आवेश का क्रम। देखिए प्रभावी नाभिक आवेश का जो क्रम होता है वो कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, फिर यहाँ पे लिथियम, ये आप देख पा रहे हैं 4 का ऑप्शन है। तो इसमें आपको सही चुनना है कि कौन सा जो क्रम वो सही है। तो आप जानते हैं या फिर नहीं जान रहे हैं तो आपको हम बता दे रहे हैं क्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिक आवेश एवं उसका प्रभाव बढ़ता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिक आवेश एवं उसका प्रभाव बढ़ता जाता है, जबकि कोष की संख्या अपरिवर्तित रहती है। फलस्वरूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा आपका, लिथियम। क्या हो जाएगा, लिथियम सबसे अधिक होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम के बाद क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। और पोटेशियम के बाद क्या हो जाएगा, रुबिडियम हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप संकेत को याद रखेंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो देखिए आंसर तो आपको करा ही देंगे, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और बाकी तो आंसर तो हम करा ही रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस में है, ये वाला ऑप्शन
आप देख पा रहे हैं कि इसका 35 में यह वाला चीज़ आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं। सबसे जो प्रभावी जो आवेश का जो क्रम है आपका लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ईयर है जो अभी है आपको बताएं। क्या बताएं? परमाणु जो क्रमांक बढ़ने पर प्रभावी नाभिक के आवेश एवं उसका प्रभाव बढ़ता जाता है, जबकि कोष की संख्या अपरिवर्तित रहती है। फलस्वरूप होता क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और इस प्रकार से इसका सही क्रम हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम। इस तरह से आपका ये क्या है? घटते क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। आप सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को अच्छा से देखने पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन कहलाता है। देखिए एल्कली की उपस्थिति में जो एक एस्टर होता है का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? एस्टरीकरण, साबुनीकरण, फिर आपका प्रतिस्थापन या फिर संयोजन। तो एल्कली की उपस्थिति में जो एक एस्टर का जलीय अपघटन जो वो क्या कहलाता है? तो आपका साबुनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा, साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, साबुनीकरण। क्षारों की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक आप मेरी बातों को सुनिए। जिसको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, और जिसको नहीं लेना उसके लिए तो वो वीडियो मतलब यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन जिसको कुछ करना है जीवन में तो आप ध्यान से सभी एक्सप्लेनेशन को सुनिए और आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर हम बहुत सटीक और बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो जो साबुनीकरण जो होता है वो क्षारों की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। और इस अभिक्रिया में एस्टर के वश से जल अपघटित होते हैं तथा कोलाइडी के रूप में साबुन प्राप्त होता है। इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग साबुन निर्माण में किया जाता है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर क्या कहलाएगा? एल्कली की उपस्थिति में जो एल्कली को क्या बोलते हैं? क्षार को एल्कली बोलते हैं अंग्रेजी में। क्षारक एल्कली अंग्रेजी हो गया, हिंदी में क्षार होता है। तो एल्कली की उपस्थिति में एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? कठोर जल साबुन के साथ जो पृष्ठमल बनाता है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है CH3 COOH, दूसरा NaOH और तीसरा आपका CaOH पर हॉल ट्वाइस और CaCl2। तो आप सभी इसका सूत्र को भी जानेंगे कि एसिटिक एसिड, कास्टिक सोडा जो भी है आपका यहाँ पर, तो इसमें क्या किसके उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 37 का डी हो जाएगा, CaCl2। ये आपका हो जाएगा CaCl2 के उपस्थिति के कारण जो है वो कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठमल बनाता है। देखिए आप ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, आपको इस तरह से बहुत सारा प्रश्नों का उत्तर आप खुद कर पाएंगे। कठोर जल मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं। कठोर जल क्या होता है? जो हार्ड वाटर जो है क्या होता है वो कठोर जल मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण होते हैं और यह साबुन के साथ धुंधला सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं, जिसे झाग युक्त फेन कहते हैं। और अतः कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका जो क्या हो जाएगा? ये आपका इसका सही हो जाएगा CaCl2 जो आपका है कैल्शियम क्लोराइड। तो इस तरह से जो है इसी की उपस्थिति के कारण वो पृष्ठमल बनाता है। ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, देखिए सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, कौन नहीं आते हैं? CH4O या फिर C4H12O या फिर C2H6O या फिर C3H8O। देखिए सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? 38 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, C4H12O। ये आपका क्या है? सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। बाकी आपका CH4O, C2H6O और C3H8O ये सभी क्या है वो तीनों सजातीय श्रृंखला में आते हैं, जबकि C4H12O वो आपका सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। तो
यह तो आपका उत्तर हो गया कि कौन सा यौगिक जो है सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। तो इसका उत्तर तो हो गया कि आपका C4H12O जो है आपका सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। लेकिन इसका आप कारण तो भी तो जानिए कि क्यों नहीं होता है। देखिए, सजातीय श्रृंखला होता क्या है? जब कार्बनिक यौगिकों का जो अणुसूत्र होता है वह क्रियात्मक समूह समान हो। क्या होता है? सजातीय जो आपका श्रृंखला होता है वह जब कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो दोनों क्या होता है, वो इक्विवेलेंट होता है, समान होता है, तथा अनुभार व 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम या क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 क्या होता है, वो आपका CH2 का वो क्या होता है, वो अंतर होता है, बॉन्ड CH2 का अंतर होता है और इसे ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी एक दूसरे के बीच जो अंतर हुआ क्या होता है, आपका CH2 का अंतर होता है। तो आप देखिए CH4O और आपका C2H6O, ये इसमें क्या है, कितना अंतर है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का CH2 का अंतर है। किसका अंतर है? CH2 का अंतर है, क्योंकि एक कार्बन उससे अधिक है और 2 हाइड्रोजन उससे अधिक है। यहाँ एक आपका इसमें ऑप्शन 1 में क्या, 1 कार्बन है, इसमें क्या है 2 कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें कितना है 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बढ़ेगा। फिर यहाँ पे क्या एक कार्बन इसमें बढ़ा 3 आ गया और इसका क्या 2 हाइड्रोजन बढ़ा तो क्या 8 हो गया। तो यहाँ पर आपका 1 हाइड्रोजन बढ़ा 4 हो गया, एक कार्बन यहाँ हाइड्रोजन कार्बन बढ़ा 4 हो गया, तो यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए, 8 के बाद क्या 10 होना चाहिए ना, क्योंकि 8 से 10 2 बढ़ेगा, कार्बन 1 बढ़ेगा और हाइड्रोजन क्या होगा 2 बढ़ेगा। तो आपका सजातीय श्रृंखला में आता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये इसलिए आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका 8 के बाद क्या हो गया 12 हो गया, जो कि 4 बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो अंतर होता है आपका CH2, किसका अंतर होता है CH2, एक कार्बन बढ़ता है और आपका 2 हाइड्रोजन सजातीय श्रृंखला में। तो आप समझ पाएँ कि इसका कारण क्या है सजातीय श्रृंखला होने के लिए। आपका एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का जो वृद्धि होता है उसी को सजातीय श्रृंखला में वो आता है। तो आपका CH4O और C2H6O और आपका C3H8O ये सभी क्या है सजातीय श्रृंखला के उदाहरण है, जबकि वो आपका ऑप्शन भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जितना ज़्यादा आप मेरे बातों को ध्यान से सुनेंगे इतना आपका क्वेश्चन का आंसर आप अच्छा से कर पाएंगे। चलिए, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, आगरा में जो ताजमहल का रंग जो है वह किसके कारण परिवर्तित हो गया है? धूप, अम्ल वर्षा, चूना या फिर संक्षारण? देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा, एसिड रेन। क्या है? एसिड रेन। धूप के कारण नहीं हुआ है, किसके कारण हुआ है? अम्ल वर्षा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगरा शहर आप जान रहे हैं कि वह यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली के बगल में है। तो आगरा शहर जहां ताजमहल स्थित है के आसपास उद्योग तथा तेल शोधक कारखाने स्थित होने के कारण वायु में उच्च मात्रा में सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड विद्यमान है। इसके कारण क्या होता है अम्ल वर्षा हो जाती है। और जो मार्बल जो है आपका CaCO3, आप जानते हैं कि ताजमहल किससे बना है? मार्बल से बना है। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। ये आपका मार्बल का सूत्र है, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं CaCO3। मार्बल जो है से अभिक्रिया कर ताजमहल का रंग क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। तो किसके कारण? तो अम्ल वर्षा के कारण। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मार्बल का सूत्र क्या आता है? CaCO3, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। तो वह आपका अम्ल वर्षा के कारण ऐसा उसका कलर क्या होता है, वो आपका परिवर्तित हो गया, बदल गया है। किसका? ताजमहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल जान रहे हैं क्या होता है? एंटी एसिड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो प्रति अम्ल जो है आपका, प्रति अम्ल किसको कम करने के लिए प्रयुक्त होता है? प्रति अम्ल जिसको अंग्रेजी में एंटी एसिड बोलते हैं, तो किसको कम करने के लिए यूज होता है, प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में दर्द, अम्लीयता या फिर क्षारीयता या फिर सिर दर्द। तो इसका सही उत्तर होगा अम्लीयता। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अम्लीयता। जो एसिडिटी जो होता है, आपको एसिडिटी हो गया तो उसको कम करने के लिए क्या होता है? प्रति अम्ल यूज करते हैं। नहीं, एंटी एसिड, एसिडिटी को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिडिटी, हिंदी में अम्लता बोलते हैं। अम्लता हिंदी हो गया, अंग्रेजी में एसिडिटी बोलते हैं। तो अम्लता को कम करने के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है और एसिडिटी को ही प्रति अम्ल, अम्लता को ही एसिडिटी बोलते हैं और प्रति अम्ल को एंटी एसिड बोलते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि एसिडिटी को कम करने के लिए एंटी एसिड का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्यों? कि एसिडिटी होता क्या है? एसिडिटी जो आपका, जो आपके अंदर आपका यानी जो पचने की जो समस्या हो गया, जो आपको अनपच हो जाता है, तो वो आपका एसिडिटी होता है। जब आप कुछ खा लिए, बहुत ज़्यादा खा लिए, तो क्या होता है आपको
आपका एसिडिटी होता है, गैस बन गया, डकार आ रहा है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए क्या होता है, एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जिसको आप जानते हैं। इनो भी क्या है, एक प्रकार का एंटासिड है। उसको खाने से क्या होता है, आपका एसिडिटी को कम करता है, गैस बन गया पेट में, तो आपका एसिडिटी को कम करने के लिए क्या प्रयोग करता है, एंटासिड, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रति अम्ल। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या है, एंटासिड है। चलिए एंटासिड बहुत तरह का है, यह एक ही कोई एंटासिड नहीं है। तो आप सिंपल समझ लीजिए, इनो क्या एंटासिड का ही काम करता है, जो पाचक का काम करता है, तो आपका अम्लता को कम करता है। अम्लता बढ़ गया, इसके कारण ही आपको मतलब अनपच होता है, तो गैस बन गया पेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, पाचन में और अम्लता होता कैसे। देखिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये सभी जान रहे हैं कि पेट में क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए पेट में जो उच्च मात्रा में जो अम्लों के जो निर्माण के कारण क्या होता है, एसिडिटी होता कैसे, अम्लता कैसे हो जाता है। पेट में अधिक मात्रा में क्या होता है, अम्ल का निर्माण होने के कारण। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अम्ल तो रहता ही है पेट में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण पेट में उच्च मात्रा में अम्लों के निर्माण के कारण उच्च अम्लता की समस्या हो जाती है। इससे क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और प्रति अम्ल पेट की अम्लता को दूर करता है। देखिए पेट में आपका ऑलरेडी क्या है, अम्ल बनता है, ठीक है, और बहुत अधिक अम्ल बन जाएगा तो क्या होगा, आपको ये समस्या हो जाएगा, अम्लता हो जाएगा, यानी उच्च अम्लता, यानी एसिडिटी बढ़ गया, एसिड बन गया, एसिड बहुत ज़्यादा बन गया पेट में, क्या होता है, एसिडिटी हो गया, तो आपका पेट में क्या होगा, गैस बन जाएगा, गैस का समस्या हो जाएगा। तो उस समाधान के लिए क्या होता है, आप क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे, प्रति अम्ल लेंगे, और वो क्या करता है, प्रति अम्ल क्या करेगा, पेट की अम्लता को दूर करेगा, एसिडिटी को क्या करेगा, वो दूर कर देगा, वो एंटासिड। जैसे आपका इनो हो गया, या फिर वो बहुत सारा एंटासिड है। तो आप समझ गए कि पेट में क्या होता है, अम्लों की मात्रा बढ़ने से, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब होगा, ये नहीं कि थोड़ा सा बढ़ने से ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उच्च हाई हो जाएगा एसिडिटी, तब जाकर आपको एंटासिड का आपको आवश्यकता पड़ेगा, और वो क्या करेगा, अम्लता को दूर कर देगा, तो फिर कम कर देगा, फिर आप सही हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आप बहुत अच्छा से उसको समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, पाचन में मदद करने वाला जो अम्ल होता है। देखिए अभी आप फिर आ गया उसी क्वेश्चन को जिसका जिक्र कर रहे हैं, एमिनो अम्ल, एसिडिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल। पाचन में मदद, यानी जो डाइजेशन में जो हेल्पफुल होता है, पचाने में भोजन को, तो वो कौन सा अम्ल जो वो मदद करता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है, HCl। जिसका सूत्र क्या होता है, HCl। क्या होता है, HCl। पाचन में मदद करने वाला अम्ल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो HCl होता है, इसका सूत्र HCl होता है। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आप जानते हैं कि पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, और पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पाचन के लिए आवश्यक होता है। वो पचाने के लिए क्या होता है, वो आवश्यक भी होता है, क्योंकि वह नहीं होगा तो फिर आपका पाचन नहीं हो सकेगा, इसलिए वो आवश्यक भी है पाचन के लिए। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जब वो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आपका HCl की मात्रा क्या होता है, वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, पेट में जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है, और अपच की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नहीं, पेट में आपका जलन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और आपका जो अपच की समस्या हो रहा है, मतलब आपका भोजन नहीं पच रहा है, तो आपका ये सब समस्या जो है, पेट में जलन, पेट में दर्द करना, अनपच का समस्या, ये सभी क्या हुआ, एसिडिटी के ही कारण होता है, अम्लता बढ़ने के कारण ही होता है। और उसके लिए आपको फिर प्रति अम्ल का जरूरत होगा, और आप उसको प्रति अम्ल लेकर के, एंटासिड लेकर के क्या करेंगे, उसको आप इस समस्या से आप निदान पा सकते हैं। तो इसके लिए आप इतना आप जान गए, तो इससे आपको बहुत सारा ये सब चीज़ दिखे, नॉलेज तो आपको व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। इसके लिए आपको शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जितना आप अच्छा से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका आसान होगा क्वेश्चन को करने में। केवल आंसर कर लेंगे तो वो तो बुक में भी रहता है, इससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो बहुत कुछ याद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप सीख तो पा रहे हैं ना, कितना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। चलिए कार्बन का जो अपर रूप, जिसका उच्च गलनांक होता है, देखिए सभी कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का अपर रूप है, कोक भी क्या है, कार्बन का अपर रूप है, हीरा भी कार्बन का अपर रूप है। देखिए कार्बन का अपर रूप होता क्या है, जो कार्बन से बनता है उसको कार्बन का अपर रूप बोलते हैं, वो कार्बन से ही बनता है। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोक, हीरा, ये सभी कार्बन से ही बना हुआ है। लेकिन इसमें से सबसे उच्च गलनांक किसका होता है, सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, यह बताना है। कभी ऐसा ही पूछ सकता है, कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन है, तो आप ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोक, हीरा, सब ये सब
इसका रूप है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं, यहाँ पे बोला है कि कभी पूछेगा 2 को अपरूप का नाम बताइए कार्बन का, 3 को बताइए, 4 को बताइए, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो कार्बन का अपरूप आप जान गए, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोक, हीरा, ये सब कार्बन का अपरूप है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा है, पूछा है उच्च गलनांक किसका होता है। चलिए सभी तो है कार्बन का अपरूप जो कार्बन से ही बनता है, लेकिन यहाँ पे हाई बॉइलिंग किसका होता है, सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका होता है, तो ये बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका हीरा। हीरा क्या हो जाएगा इसका आंसर, हीरा। आप सभी जानते हैं हीरा क्या है, सबसे ठोस पदार्थ है। सबसे जो ठोस पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ बोला जाए तो वह हीरा है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो पाए जाने वाला जो पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। हीरा बहुत कठोर होता है। और यदि धातु बोलेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। यहाँ पे पदार्थ का बात कर रहे हैं तो हीरा क्या है, वो धातु नहीं है। तो सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो हीरा जो आपका कार्बन का अपरूप है और इसका उच्च गलनांक होता है। सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, हीरा का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। कार्बन के अपरूप में से सबसे अधिक गलनांक हीरे का होता है। आपका कार्बन का अपरूप आप बहुत हैं, अब बहुत क्या, आप 2-3 तो जान रहे हैं ना। देखिए ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कोक, ये सभी कार्बन का अपरूप है, लेकिन सबसे अधिक किसका होता है गलनांक, हीरे का। क्योंकि इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध को टूटने के लिए लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस का ताप की आवश्यकता होता है, इसलिए वो इसका सबसे अधिक होता है। समझ रहे हैं ना क्या है, ये जो कार्बन के जो अपरूप में जो सबसे अधिक गलनांक होता है वो हीरे का होता है। ये बात तो जान गए, लेकिन ऐसा क्यों होता है, हीरा का ही क्यों हुआ, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं क्यों होता है। हीरे का जो सहसंयोजक बंध जो वह टूटने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर का आवश्यकता होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वह सबसे अधिक गलनांक। इससे अधिक नहीं रहेगा तो वो हीरा गलेगा ही नहीं। 3500 डिग्री यहाँ पर है क्या, 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए उसको हीरा को गलाने के लिए, इसलिए सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, हीरा का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इतना से ज़्यादा हीट नहीं रहेगा तो गलेगा ही नहीं, हीरा बहुत कठोर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। चलिए तो एक यौगिक का नाम बताना है जो जलने पर क्या आता है, धूमिल ज्वाला देता है, मतलब धुआं उसका थोड़ा बदबू वाला धुआं देता है, तो उसका नाम बताना है जो धूमिल देता है। क्या है, धूमिल धुआं देता है। तो देखिए क्या है, CH4, फिर क्या है C3H8, फिर क्या है C2H6, फिर आपका C2H4। तो आप सभी जानते हैं ये सभी सूत्र आपका, ये मीथेन का सूत्र है CH4, ये आपका क्या है प्रोपेन का है, ये आपका क्या है प्रोपेन का, ये आपका क्या इथेन का है, और ये आपका क्या है एथिन का है। तो इस तरह से आपका ये सूत्र आप कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे क्लास 10 का। और आप क्लास 10 का जो अच्छा से पढ़े हैं उसके लिए तो बहुत आसान है पॉलिटेक्निक को क्रैक करना, लेकिन आप जिसका बेस कमज़ोर है उसके लिए तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्लास 10 में आप पढ़े हैं किसका सूत्र किसका है, कौन किसका सूत्र है। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है वो क्या होगा, इसका सही उत्तर। तो 43 नंबर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी C2H6। ये आपका C2H6 हो जाएगा। ये आपका किसका सूत्र है, इथेन का। किसका है, इथेन का। ये आपका इथेन का सूत्र है। क्या है, जो एल्केन ग्रुप का है, इथेन का सूत्र है C2H6। तो ये आपका, और आप सभी जानते हैं इथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये आपका क्लास 10 पढ़े हैं तो आप जान रहे हैं, नहीं तो फिर आपके लिए तो दिक्कत होगा। चलिए इथेन का ये आपका C2H6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। C2H6 को जलाने पर वो क्या होता है, ज्वाला उसका धूमिल देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है आपका, देखिए हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलता है, जिसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर जो बनता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन भी 2 तरह का होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त। ठीक है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको संतृप्त बोलते हैं, और इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको असंतृप्त बोलते हैं। आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10 में, आपको जानकारी हो जाएगा, लेकिन आपको इन शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं। तो क्योंकि आप इतना डेप्थ में पढ़ाएंगे तो फिर पता चलेगा कि 30 क्वेश्चन करने में 3 घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना डेप्थ में पढ़ने के लिए आप 10 साल पढ़ता है तो क्लास 10 तक पहुंचता है। इसलिए आप क्लास 10 को चीज़ को पढ़ने के लिए भी तो आपको चाहिए समय, आप अच्छा से आप पढ़े हैं तो आप सभी समझ पाएंगे मेरी बात को। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन धूमिल ज्वाला के साथ जो है वो दहन करता है। और C2H6 जो आपका क्या है, एथेन है, में कार्बन की प्रतिशतता जो है अधिक होती है, और सबसे अधिक मतलब अधिक होता है उसमें कार्बन की मात्रा, और जिससे सभी कार्बन परमाणु वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन होता है, इसके कारण क्या होता है, उसका ज्वाला क्या हुआ, धूमिल देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
वह धातु 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। देखिए सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल क्या है, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है वो क्या है। तो इसके लिए भी लिस्ट होता है, जो आप पढ़े हैं क्लास 10 तो आप जानेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो कोई बात नहीं, आपके समस्या का समाधान के लिए ही क्या है, आपके समस्या का समाधान के लिए क्या है, यहाँ पर हम हैं जो आपको सारा समस्या का समाधान आपको इस चैनल पर मिलने वाला है और मिलता रहेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो देखते हैं अत्यंत अभिक्रियाशील जो है पारा, जिंक, पीवी और एल्युमिनियम। तो ये पीवी किसको बोलते हैं, शीशा को, लेड जिसको बोलते हैं, जिंक क्या है, जस्ता, एच क्या है, पारा जिसको मरकरी बोलते हैं। तो सबसे यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक रिएक्टिव जो मेटल कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका, देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें से एल्युमिनियम का जो है वो सबसे अधिक होता है, पारा, जास्ता, शीशा और एल्युमिनियम। इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। लेकिन बोलेगा सबसे अधिक किसका होता है, तो यहाँ पर तो एल्युमिनियम हो गया, लेकिन सबसे अधिक बोलेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएँ हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएँ हैं आप पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो वह सभी क्या है, क्रियाशील धातुएं कहलाती है। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वह क्या कहलाता है, आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, नहीं तो आप देख लीजिएगा। क्लास 10 पढ़े हैं तब तो देखे ही हैं, क्लास 10 में तो पास आउट होने वाला स्टूडेंट तो सब देखा ही होगा जो अच्छा से पढ़ा होगा। और क्लास 10 पास किए बिना तो आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे भी नहीं सकते हैं, इसलिए सभी को ये जानकारी होगा। तो आप हाइड्रोजन के ऊपर जो जितनी भी धातुएँ उपस्थित होता है वह सभी क्या है, क्रियाशील धातु है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, पोटेशियम है। इसके बाद कौन है, सोडियम है। उसके बाद कौन है, कैल्शियम है। उसके बाद कौन है, मैग्नीशियम है। इसके बाद क्या है, एल्युमिनियम है। इसके बाद क्या है, जस्ता है। फिर उसके बाद क्या है, आयरन है जिसको लोहा बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, टीन है जिसको टीन तो टीन ही होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेड होता है जो शीशा होता है। फिर उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन होता है। फिर उसके बाद क्या है, कॉपर होता है। फिर उसके बाद मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। यानी सबसे पूछा जाए तो हाइड्रोजन के जितना भी ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर जो आपको बताएं क्या बताएं, लेड, टीन, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी क्या है आपका हाइड्रोजन से ऊपर है, जो क्या है वह अधिक अभिक्रियाशील है। लेकिन उससे नीचे जो है, हाइड्रोजन के नीचे जितना भी है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील बोलेगा तो कौन हो जाएगा, सोना। क्या हो जाएगा, सोना। सोना सबसे कम है। इससे आगे कौन है, इससे आगे क्या है, एजी, एजी। उसके आगे कौन है, एजी के आगे क्या है, पारा। उसके आगे क्या है, कॉपर। ये सब क्या है, ये सभी क्या है, कम अभिक्रियाशील है। सबसे कम क्या, सोना। उसके बाद चांदी, उसके बाद पारा, इसके बाद कॉपर। अब बोलेगा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन है, हाइड्रोजन के ऊपर में, तो आपका क्या हो जाएगा, पीवी से लेते हैं, पीवी। पीवी से अधिक कौन है, पीवी से ऊपर क्या है, एसएन, टीन। टीन के आगे कौन है, लोहा, आयरन। आयरन के आगे क्या है, जिंक। जिंक के आगे कौन है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आगे कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आगे कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम के आगे कौन है, सोडियम। सोडियम से भी आगे कौन है, पोटेशियम। तो इस तरह से सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, पोटेशियम के। देखिए आप सुन के लिख पाएंगे क्योंकि स्क्रीन में लिखना इतना आसान तो नहीं है, इसलिए आप बोलते हैं, सुनिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा वीडियो को, याद हो जाएगा। और आपके पास ये चीज़ तो बुक में लिखा हुआ ऑलरेडी रहता ही है, बस आपको सुनने का ज़रूरत है। क्योंकि आप इंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुछ अच्छा करना है तो फिर आपको उसके लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम, सोडियम। घटते क्रम में लिख रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये सभी क्या है, घटते क्रम में है। कम में आपको याद रखेंगे सोना, चांदी, मरकरी और कॉपर। अधिक में तो आपका सबसे अधिक में क्या है, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सबको याद रखेंगे। तो आपका लिस्ट में आपको क्लास 10 में आपका है, उस क्लास 10 की बुक से आप उसको याद कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। धातुओं का निष्कर्षण जो आसानी से किया जा सकता है किसके द्वारा, खनिज, अयस्क, धात्विक, यौगिक या फिर चट्टान। किसके द्वारा जो है धातुओं का जो है आपका निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है। देखिए तो इसका जो उत्तर होगा आपका 45 का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अयस्क। क्या हो जाएगा, अयस्क। क्या हो जाएगा, अयस्क। धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से आसानी से किया जाता है। धातुओं का जो निष्कर्षण है
धातुओं का निष्कर्षण जो क्या है आपका जो है आसानी से जो है अयस्क से किया जाता है। धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से आसानी से किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वे खनिज, देखिए अयस्क होता है क्या, वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक तथा मितव्ययता के साथ किया जाता है वो अयस्क कहलाता है। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक तथा मितव्ययता के साथ किया जाता है वो अयस्क कहलाते हैं। और सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ध्यान रखेंगे। सभी अयस्क खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि खनिज से ही बनता है वो अयस्क, इसलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयस्क के द्वारा जो है धातु का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, CH3COOH जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो इथोनिक अम्ल भी उसको कहते हैं। CH3COOH आप क्लास 10 को अच्छा से पढ़ लिए तो फिर पॉलिटेक्निक आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम को क्रैक करना, क्योंकि क्लास 10 के ही लेवल का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 10 के बाद ही यह होता भी है। तो क्लास 10 अच्छा से किया हुआ स्टूडेंट के लिए, जो अच्छा से पढ़ा है उसके लिए बहुत ही आसान है पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम को पास करना। तो CH3COOH प्लस C2H5OH जो एसिटिक एसिड को जब इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे तो X की उपस्थिति में, तो ये आपका CH3COOH C2H5 और इधर H2O। तो यहाँ पर X जो है आपका क्या है, X क्या है, H2SO4 है या फिर NaOH है, NaOH है या फिर KMnO4 है या फिर Ni है। तो X क्या है, किसके उपस्थिति में वो अभिक्रिया होता है। एसिटिक अम्ल का जो है एसिटिक अम्ल का इथाइल अल्कोहल के साथ जो अभिक्रिया होता है तो वो किसके उपस्थिति में होता है, कौन सा एजेंट यहाँ पर रहता है। X क्या है, H2SO4 है, NaOH है, KMnO4 है या फिर Ni है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा आपका H2SO4 सल्फ्रिक हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फ्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्रिक अम्ल, X क्या है, सल्फ्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए जब एथेनॉल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब एथेनॉल जिसको एथाइल अल्कोहल बोलते हैं, जब एथेनॉल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह फलों के सुगंध जैसा उत्पाद एस्टर करता है। यह करता है एथेनॉल जो है इथाइल अल्कोहल जो है एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह फलों के सुगंध जैसा उत्पाद एस्टर जो है आपका उत्पन्न करता है। ये जो आपका यहाँ पे सूत्र देख रहे हैं CH3COOC2H5 वो एस्टर है। क्या है, एस्टर है। ये क्या है, उसका सुगंध कैसा है, फूलों की सुगंध की तरह वो उसका खुशबू है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, एस्ट्रीकरण। यह अभिक्रिया क्या कहलाता है, एस्ट्रीकरण। लेकिन बात है यहाँ पर कि वह किसके उपस्थिति में होता है, तो X क्या है, H2SO4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2SO4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम जो है वो किस पर आधारित है, परमाणु भार, परमाणु संख्या, भार संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आधुनिक भार जो वह किस पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आधुनिक आवर्त नियम जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। और आपका जो आवर्त सारणी जो है वो तो वो आपका परमाणु द्रव्यमान पर था। देखिए परमाणु द्रव्यमान पर था आवर्त सारणी, लेकिन आधुनिक वाला बोलेगा तो परमाणु संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह जब का 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त नियम जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित है और केवल आवर्त सारणी बोलता, आधुनिक नहीं रहता, आधुनिक नहीं होता तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता। परमाणु द्रव्यमान पर वह आधारित है, लेकिन वह आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आप सभी जानते हैं कि 2 आवर्त सारणी ही ज़्यादा सफल हुआ
एक आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी, जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो आपका मेंडलीव के द्वारा बनाया गया। और मेंडलीव का आवर्त सारणी जो हुआ क्या है, आपका परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। क्या था? मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, जो मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो उसके बाद जो बनाया गया जो आधुनिक आवर्त सारणी, जो मोसले के द्वारा बनाया गया, जो मोजले है वो वैज्ञानिक क्या है, मोसले, वो उसके द्वारा जो बनाया गया आधुनिक आवर्त सारणी वो क्या था, परमाणु संख्या पर आधारित था। क्या था? परमाणु संख्या पर। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक बोला जाए या आधुनिक आवर्त सारणी का जो पिता है वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपका मोसले हो जाएगा, मोजले। और मेंडलीव का आवर्त सारणी का जो जनक हो जाएगा आपका मेंडलीव। तो यहाँ पर मेंडलीव वाला आवर्त सारणी की बात करेगा तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, और आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो परमाणु संख्या हो जाएगा, जिसका जनक क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का मोसले। चलिए, तो आप समझ पाएँ कि 47 का क्यों हो गया परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 48 नंबर। वह तत्व जिसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। किस तत्व का जो नेचर आपका विद्युत धनात्मक होता है? सल्फर, सिलिकॉन, बोरॉन और तांबा। तो किस तत्व का प्रकृति जो है वो विद्युत धनात्मक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बोरॉन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोरॉन, जिसका संकेत क्या होता है, वी। इसका संकेत क्या होता है, वी। और तांबा का संकेत क्या होता है, Cu, कॉपर जिसको बोलते हैं। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है, Si। और सल्फर का संकेत क्या है, S। सल्फर क्या है, अधातु है, और सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। और बोरॉन क्या है आपका, यह भी क्या है, धातु है। इस तरह से कॉपर क्या है, धातु है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूछा है कि विद्युत धनात्मक वाला जो प्रकृति वाला जो तत्व है वो कौन है? तो बोरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा। देखिए, किसी सात संयोजक बंध में किसी परमाणु के संयुग्मित युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होता है उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। देखिए, किसी सात संयोजक बंध में किसी परमाणु की संयुग्मित युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। लेकिन जो है निम्न में से जो बोरॉन की जो है वह विद्युत जो है ऋणात्मकता सबसे कम होगी, क्योंकि वो समूह में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अतः बोरॉन क्या हुआ, विद्युत धनात्मक प्रकृति का है। विद्युत धनात्मक प्रकृति का क्या है, बोरॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैग्नीशियम को हवा में जलाना किस तरह का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपचयन, अपचयन या फिर उद्पातन। मैग्नीशियम को हवा में जलाना किस तरह का परिवर्तन है, क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। मैग्नीशियम को हवा में जलाना क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया ऐसा प्रक्रम है, रासायनिक अभिक्रिया जिसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ऐसा प्रक्रम है, ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या अभिकारक अभिक्रिया कर नए पदार्थ जिसको उत्पाद बोलते हैं का निर्माण करते हैं। वह क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, ऐसी प्रक्रम है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जो अभिकारक कहलाता है, अभिक्रिया पर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या बोलते हैं, आपका रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए जैसे अभी रासायनिक अभिक्रिया को हम समझा रहे हैं। देखिए, Mg, दो या दो से अधिक पदार्थ। देखिए, Mg जो है वो आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। उसके बाद क्या बना दिया, MgO। क्या बना दिया, MgO। तो Mg जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, MgO बना दिया। और यहाँ पे तो Mg क्या है, Mg और O2 क्या है, दोनों अभिकारक है। और MgO क्या है, आपका उत्पाद है, एक नया पदार्थ जो ये अभिकारक है जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और MgO क्या है, आपका उत्पाद है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये 2 लगाएंगे और यहाँ पर आपका 2 लगा देंगे, ताकि आपका रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दो और इधर प्रोडक्ट के आगे भी 2 लगा दो, तो इस तरह से आपका 2Mg + O2 और इधर हो गया आपका तीर का निशान दे करके उत्पाद को लिखते हैं। और 2MgO ये आपका हो गया। ये जो क्रिया है वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। चलिए,
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। अब 50 नंबर क्वेश्चन आपका, आप सभी जानते हैं कि 60 क्वेश्चन रहता है, सॉरी 60 नहीं 30 क्वेश्चन रहता है, तो 60 नंबर तक जाएगा, क्योंकि 1 से 30 तक तो फिजिक्स का रहता है 30 क्वेश्चन, फिर 31 से 60 तक आपका केमिस्ट्री का होता है, फिर 61 से 90 तक आपका मैथ का होता है। तो उसको आप हर एक सेक्शन वाइज देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होता है वीडियो में, तो आपका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा। आपको समझना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको कम क्वेश्चन ही कीजिए, कम ही सेट कीजिए। प्रीवियस ईयर है लेकिन आप ज़्यादा समझिए, तो आपको ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से भी कुछ फ़ायदा होता नहीं जब आप जानेंगे ही नहीं। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, संगमरमर की वायुमंडल या आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना उदाहरण है किसका? संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना किस चीज़ का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का, योगात्मक अभिक्रिया का, या फिर विस्थापन अभिक्रिया का, या फिर अपयोजन अभिक्रिया का। तो ये आपका संगमरमर की वायुमंडलीय आर्द्रता और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना बनाना किस तरह का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो आपका किसका उदाहरण है? तो आपका योगात्मक अभिक्रिया का। किसका? योगात्मक अभिक्रिया, जिसको संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या है? योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका योगात्मक अभिक्रिया। देखिए योगात्मक अभिक्रिया, देखिए यहाँ पर क्या है? संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। इसको आप आर्द्रता के साथ, मतलब आपका CO2 के साथ अभिक्रिया किए, क्या हो गया? CO2 के साथ अभिक्रिया किए, प्लस में क्या होगा? हीट दे दिए। क्या दे दिए? हीट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका बिना हीट दिया तो क्या होगा? अभिक्रिया ही नहीं बनेगा। क्या होगा? अभिक्रिया ही नहीं होगा। ये आपका क्या होगा? हीट दे दिए, तो क्या बन गया आपका? CaOH पर होल्टाइस बन गया, CaOH पर होल्टाइस बन जाएगा। तो CaCO3 आपका क्या है? संगमरमर का सूत्र है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा दिए और इसके हीट के उपस्थिति में, हीट दे दिए, ताप दे दिए, तो क्या होगा? CaOH पर होल्टाइस बन गया, यानी मतलब बुझा हुआ चूना बन गया। तो ये किस तरह का अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका कैल्शियम, CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको संगमरमर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, या फिर मार्बल भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट आर्द्रता तथा CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, जो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CaOH पर होल्टाइस। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 होता है, जिसको संगमरमर बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, और आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रिया है आपका क्या है? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। यह क्या है? योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद, देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक, देखिए CaCO3 है और इधर का कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिलकर क्या बनेगा? सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, इसलिए वह योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, जिसको संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। फिर इसको आपको लिख दे रहे हैं CaCO3, ये आपका क्या है? संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो किससे अभिक्रिया हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या हो गया? 2 या 2 से क्या हो गया? अधिक पदार्थ है, और अभिक्रिया करके क्या होता है? एक सिंगल यौगिक बनाता है, CaOH पर होल्टाइस, जो क्या है? बुझा हुआ चूना। इसका नाम क्या है? बुझा हुआ चूना है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल जो है उत्पाद का जो निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको कंबाइनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन या फिर कंबाइनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? देखिए बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है? कि बेरियम जो है, बेरियम से जो भी कम अभिक्रियाशील बेरियम से जितना भी कम अभिक्रियाशील, बेरियम से कम अभिक्रियाशील धातु
को वह क्या करता है, बेरियम विस्थापित कर सकता है। तो सोडियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन, तो किसको वो विस्थापित कर सकता है, बेरियम। तो बेरियम किसको विस्थापित कर सकता है, तो जो उससे कमज़ोर है, जो उससे कम अभिक्रियाशील है, उसको क्या करता है, वो विस्थापित कर सकता है। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को बेरियम विस्थापित कर सकता है। सोडियम का जो सल्फेट है उसको क्या करता है, वो बेरियम विस्थापित करता है। देखिए इसके लिए अभिक्रिया हम बता दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। BaCl2, और ये आपका क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो BaCl2 इधर क्या हो गया, Na2, इधर क्या SO4, यहाँ पर क्या सोडियम है ना, सोडियम को विस्थापित कर देगा बेरियम, या बेरियम जो है आपका सोडियम को विस्थापित कर देगा। इधर बना क्या, उत्पाद में क्या बनेगा, 2NaCl, और फिर इधर क्या बनेगा, BaSO4, क्या बनेगा, BaSO4। और ये बोला किसका उदाहरण है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो आयनों का आदान प्रदान होता है। BaCl2 प्लस Na2SO4, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। इधर उत्पाद में क्या बना, सोडियम क्लोराइड NaCl, और इधर BaSO4। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 2 आता है, सोडियम क्लोराइड के आगे बैलेंस करने के लिए 2 आता है। तो बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या करता है, बेरियम क्या करता है, सोडियम को विस्थापित करता है और बना देता है सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका ए सही हो जाएगा, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्लास 10 का ही है, क्लास 10 में ही ये सभी क्वेश्चन क्लास 10 में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो क्या कहलाता है, किस तरह का अभिक्रिया कहलाता है ग्लूकोज का विघटन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया। ग्लूकोज का जो विस्थापन होता है वो किस तरह का अभिक्रिया कहलाता है। तो आपका 52 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, अपचय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इस जगह अपचय अभिक्रिया। ग्लूकोज का विस्थापन क्या कहलाता है, अपचय अभिक्रिया। जो आपका एक साथ दो जो अभिक्रिया होता है वो क्या है, क्या होता है आपका, जिसको आप बोल सकते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ग्लूकोज का जो विघटन होता है वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको अपचय मतलब उपचयन अपचय, उपचयन और अपचयन दोनों होता है। इसमें क्या होता है, उपचयन और अपचयन दोनों होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, और उसी को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। या क्या आपका अपचय है, जिसका अंग्रेजी में उपचयन अपचयन या फिर ऑक्सीकरण अवकरण, यानी जिसको रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें दोनों होता है। देखिए ग्लूकोज टूटता कैसे है, यहाँ पर देखिए आपको बता दे रहे हैं, C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है। ग्लूकोज को C6O2 से इसका अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6CO2, और आपका क्या बनेगा, 6H2O। क्या बनेगा, एक बार हम फिर से अच्छा से लिखते हैं छोटा करके, क्योंकि एक बार में लिख देना है। क्या आपका C6H12 और O6 ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है, और यह अभिक्रिया हो रहा है किससे, हाँ ऑक्सीजन से। 6O2 बैलेंस करने के लिए छोड़ दिया है। इसके बाद इधर बनता क्या है, 6CO2 बना, और फिर क्या बना इधर 6H2O। जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, C6H12 और O, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। ये क्या है आपका, O नहीं, 6 नहीं, O है। तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, क्या है O6। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा, C6H12O6। तो यहाँ पर ग्लूकोज को C6H12 और O6 जो ऑक्सीजन का 6 अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आपका 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और जल का 6 अणु में वो टूट जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो है ग्लूकोज और इसके साथ जो ये रिएक्शन है, ये आपका क्या ऑक्सीकरण का है। ये आपका क्या ऑक्सीकरण मतलब क्या, उपचयन। क्या है, उपचयन। और यह जो आपका ये वाला जो रिएक्शन है, इसके साथ क्या अपचयन। तो दोनों एक साथ जिस क्रिया में होता है उसको क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन या फिर ऑक्सीकरण अवकरण, और इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यह रिडॉक्स रिएक्शन का अभिक्रिया है। तो इस तरह से ग्लूकोज जो टूटता हुआ
अपव्यय अभिक्रिया कला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही एक्सप्लेनेशन आपके लिए अच्छा से कर रहे हैं, अब इसको अच्छा से सुनेंगे तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल में वो टूट जाता है, यह क्रिया कहलाता है रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। उपचयन अपचयन का भी अभिक्रिया है का उदाहरण है, या ऑक्सीकरण अवकरण का भी वो उदाहरण है। चलिए, ग्लूकोज का टूटना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4.2H2O, या फिर CaSO4.5H2O, या फिर CaSO4.12H2O, या फिर CaSO4.H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हुआ, जिप्सम से टूट कर वो बनता है। जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, जो 300 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर, जिप्सम को 300 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर वो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, और वो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो ये आपका ये जो CaSO4.2H2O क्या है, जिप्सम का सूत्र है। ये क्या है, जिप्सम का सूत्र, यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला था आपका, इधर ये जो आपका ये हाफ H2O हो जाएगा। तो CaSO4.12H2O ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जिसको POP बोलते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपका जिप्सम को गर्म करके तोड़ने के बाद वो बनता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और वह जिप्सम से ही वो टूटने के बाद वह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसिटिक अम्ल NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक लवण बनाता है, वो जिसका pH मान कितना होता है। देखिए, लवण बनाता है तो pH मान क्या हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसका pH मान 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, वो 7 से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्ल हो जाएगा, और जिसका pH मान क्या हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका लवण हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 54 का बी नंबर हो जाएगा, 7 के बराबर, 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। लवण का pH मान 7 के बराबर होता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और जो 7 से कम जो है वो क्या है आपका, ये अम्ल है। 7 से कम जो होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। जिसका pH मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्या होता है, क्षार। क्या होता है, क्षार। चलिए, तो यहाँ पे पूछा लवण का pH मान क्या हो, 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 54 का बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन आपका, वह धातु जो अपनी मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो वह धातु का नाम बताना है। प्लेटिनम, कॉपर, फेरस लोहा जिसको बोलते हैं आयरन, एजी अर्जेंटम जिसको चांदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चांदी, सिल्वर। तो यह किस धातु का बात कर रहा है जो अपनी मूल अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा, इसको आयरन बोलते हैं, Fe। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लोहा जो है आपका क्या हुआ, अपने मूल अवस्था में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 55 का सी क्या हो जाएगा, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लोहा। 55 हो गया, क्या हो जाएगा उसका, 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लोहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका। अब देखिए, लोहा जो होता है, लोहा का यह होने का कारण भी है, यह लोहा क्यों प्रकृति में मूल अवस्था में नहीं पाया जाता है। देखिए, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की धातुएं हैं वह क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र या मूल अवस्था में नहीं पाया जाता है। और लोहा जो है वह क्या है, वह Fe जो है, जिसको आयरन बोलते हैं, प्रमुखता जो है ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, इसलिए वह जो है मूल अवस्था में नहीं पाया जाता है लोहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपका।
एक परमाणु की n कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, उनके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 7 है, तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है 18 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 7, तो द्रव्यमान संख्या क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। आप जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? P प्लस एन। और आप जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E, ये सभी क्या आपस में बराबर होता है। तो आपका E नहीं है तो यहाँ तो E के बराबर P है तो P हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन दिया था हमें कितना हो जाएगा 18 और N यहाँ पे दिया, N नहीं दिया है, N क्या है वो नहीं है, N नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं तो उससे निकाल लेंगे ना। तो यहाँ पर तो n का मान क्या है? नहीं है, n का मान नहीं है तो फिर वो तो बनेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं दूसरा। अब जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है E है तो E आपका इलेक्ट्रॉन 7 है, तो आपका इलेक्ट्रॉन 7 है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन 7 है तो आपका सब आपका यह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 7 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 7 हो जाएगा और परमाणु संख्या में 7 हो जाएगा। और यहाँ पर न्यूट्रॉन तो आपको दिया है, न्यूट्रॉन कितना दिया 18। और इस तरह से द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? P प्लस एन। लेकिन जब n ही नहीं है तो आप कहाँ से निकालिएगा? n तो निकाल नहीं सकते क्योंकि द्रव्यमान संख्या विद्या नहीं है। आप यदि आप यहाँ पे n निकालिएगा, n बराबर करिएगा a माइनस क्या P, ये तो सूत्र होता है, ठीक है निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे P नहीं है, P है लेकिन n नहीं है, तो फिर यहाँ पर a नहीं है तो भी क्या होगा? नहीं निकलेगा। तो यह फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं कैसे इसका आंसर आएगा। अब देखिए n कक्षा में बोल रहा है तो k कक्षा K L इसके बाद M और N, यह आपका इस तरह से है। तो K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आपका 2। और L में कितना होता है? 8। और आपका N K L M M में भी कितना होता है? 8। और N में कितना दिया? 7। तो इस तरह से जोड़ने पर कितना हो गया? 2 8 10 और 8 18 18 7 25। तो इस तरह से आपका जो कुल जो आपका इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया? 25 हो गया। और आप जानते हैं कि क्या जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E, ये आपका क्या है? तीनों आपस में बराबर होता है। तो ये भी क्या हो गया? 25 हो गया। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया? 25 हो गया। और A बराबर आप सूत्र जानते हैं कि P प्लस N, तो P तो आपका 25 हो गया, तो 25 और प्लस कितना N कितना आपका 18 है, तो जोड़ के कितना हो गया? 43। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 43। तो 43 किस में है? जिस ऑप्शन में भी होगा आपका वो सही हो जाएगा। देखिए KLMN, K में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होता है, L में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है? 8 होता है, M में कितना होता है? M में भी क्या होता है? 8 होता है और N में आपका 7 दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका सभी को जोड़ेंगे 2 8 8 7, तो आपका 2 8 10 हो गया, 8 18 हो गया, 18 7 25। तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितना हो गया? 25। और इलेक्ट्रॉन की संख्या 25 हो गया तो परमाणु संख्या भी 25 हो जाएगा और प्रोटॉन की संख्या भी 25 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या 18 दिया हुआ है। तो A बराबर सूत्र जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। तो प्रोटॉन संख्या कितना 25 हो गया, न्यूट्रॉन संख्या कितना 18 दिया हुआ है, तो 25 और 18 43। तो ऑप्शन नंबर जिसमें भी होगा 43 वो सही हो जाएगा। चलिए आप इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 43। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन आपका है स्कैंडियम, जिसका संकेत Sc होता है। स्कैंडियम का संकेत क्या होता है? Sc, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 21। यह बाह्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान होंगे। देखिए स्कैंडियम जो होता है उसका परमाणु संख्या 21 होता है, उसमें उसके बाह्य इलेक्ट्रॉनों के लिए जो क्वांटम संख्याओं का मान कितना होगा? तो आपका n बराबर 2, L बराबर 2 या फिर n बराबर 3, L बराबर 2 या फिर n बराबर 3, L बराबर 2 या फिर n बराबर 2, L बराबर 3। तो इसमें आपको क्वांटम संख्या निकालना है। तो इसमें इसका देखिए क्वांटम नंबर कैसे निकलता है, क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है। तो स्कैंडियम का जो परमाणु संख्या 21 है, तो स्कैंडियम के लिए जो आप निकालेंगे, इसका जो परमाणु संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, क्वांटम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? परमाणु संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉन विन्यास करना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ये आपका इसका क्या निकलना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलना होगा, तो जाकर के आपका क्वांटम नंबर निकलेगा। चलिए हम बता देते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है स्कैंडियम का। 1s 2
फिर क्या हो जाएगा 2s2, फिर क्या हो जाएगा 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3s2, क्या हो जाएगा 3s2, फिर होगा आपका 3p6, फिर होगा आपका 4s2 और इधर 3d1। ये आपका इस तरह से आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आपका 4s2 और इधर 3d1। तो इस तरह से आपका इसका क्या हो गया, निकल गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और आपको निकालना क्या है, निकालना है क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो देखिए n बराबर, आपको तो पता है कि n बराबर कितना है, n बराबर 3 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है कक्षा जो है आपका क्या है 3 ही कक्षा है। n बराबर कितना होगा 3 हो गया, क्योंकि आपका s है, p है और d है, तो 3 ही। n बराबर कितना होगा 3, n बराबर 3 आपका दोनों में है, यहाँ पर b में भी है और d में c में भी है, तो दोनों हो सकता है। अब अभी छाटेंगे कि b होगा कि c होगा। n का मान तो 3 हो गया, क्योंकि कक्षा की संख्या कितना है s, p और d, तो 3 हो गया। अब l देखते हैं l कितना होगा। तो l का सूत्र होता है l बराबर, क्या सूत्र होता है n-1। l बराबर सूत्र क्या होता है n-1। तो n का मान कितना है 3 और वो -1 तो कितना हो गया 2। इस तरह से आपका निकल गया 2। आप देख लिए कि इसका पहले बात तो इसका इस तरह से क्वांटम नंबर निकालने बोलेगा, तो पहले क्वांटम नंबर निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसका n का मान निकालना होगा, फिर आपका l का मान निकालिएगा, तब आपका क्वांटम नंबर का मान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, n का मान 3 होगा और l का मान 2। कैसे निकाला, n जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद आपका जो आपका s, p और d था, 3 को क्या था सेल था, 3 हो गया n, और l निकालने का फॉर्मूला क्या है n-1। तो आपका क्या है 3 - 1 मतलब 2, तो n का मान 2 हो, l का मान 3 होगा और l का मान 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। स्कैंडियम का जो बाय इलेक्ट्रॉनों का जो क्वांटम संख्या होगा आपका n का मान 3 होगा और l का मान 2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लीजिएगा तो आपको निकल जाएगा क्वांटम नंबर का वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास तो बनाने सीखना होगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करता है। देखिए अष्टक का नियम का जो अनुपालन कौन नहीं करता, ऑक्टेट लॉ का अनुसरण कौन नहीं करता है। तो PH3, H2O, PCl3 या फिर PCl5, तो कौन जो है वो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा 58 का डी हो जाएगा आपका PCl5। PCl5 जो आपका अष्टक नियम का पालन नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। PCl5 में जो है आपका P परमाणु के बाह्यतम कोष में 10 इलेक्ट्रॉन है। PCl5 में P जो है P परमाणु के बाह्यतम कोष में 10 इलेक्ट्रॉन है और P अपने संयोजी कोष में उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त जो है आपका d ऑर्बिटल बंध बनाने में उपयोग कर सकता है, और अतः इस तरह से PC5 जो है PCl5 अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। धातु के फास्फेट का सूत्र MpO4। धातु के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा। ये धातु का फास्फेट का सूत्र MpO4 होगा, तो नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा MnO4, MnO3, M2NO3 फॉर होल ट्वाइस, या फिर MnO3 होल ट्वाइस, या फिर MnO3 होल 3। तो इसका जो आपका नाइट्रेट का सूत्र जो होगा आपका 59 का डी हो जाएगा Mn। क्या हो जाएगा डी हो जाएगा MnO3 पर होल 3, MnO3 पर होल थ्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। धातु में जो फास्फेट का सूत्र होता है MpO4। धातु में जो आपका फास्फेट का सूत्र होता है MpO4, और जिसमें M जो है वो क्या है, उसमें 3 जो है वो क्या है आपको त्यागता है, और इसमें क्या होता है
ये जो आपका MP4 जो है आपका क्या इसमें M3+ आयन है, और फिर क्या है PO जो है 4 जो है उसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन क्या वो ग्रहण करता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस तरह से जो है इसके नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा आपका, नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा आपका MnO3 पर होल थ्राइस होगा, क्योंकि M जो है +3 और इधर NO पर 3 नेगेटिव। तो इस तरह से आपका इसका सूत्र हो जाएगा आपका MnO3 पर होल थ्राइस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेडियोधर्मी, लास्ट क्वेश्चन है आज का सेट का, क्योंकि 30 क्वेश्चन का वो सेट होता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जो T½ 60 मिनट में 3 घंटे बाद इस पदार्थ के कितने प्रतिशत शेष रह जाएंगे। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु T½ जो है वो 60 मिनट में 3 घंटे बाद इस पदार्थ का कितने प्रतिशत शेष रह जाएगा। तो ये 60, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 12.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना 12.5%। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जो होता है हाफ लाइफ पीरियड, तो वह T½ जो है वो 60 मिनट में 3 घंटे के बाद 60 मिनट है, क्या है 60 मिनट है, तो 3 घंटे बाद इसका पदार्थ जो है कितने प्रतिशत रह जाएगा शेष। तो 12.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो इसको बनाना होता है, इतना आसान तो अब नहीं हो पाएगा। देखिए अर्ध आयु के लिए क्या होता है, अर्ध आयु के लिए जो फार्मूला होता है, अर्ध आयु क्या होता है आपका 3 घंटा है, तो 3 घंटा है तो 60 मिनट, 3 घंटा में कितना हो गया आपका, इसको गुना करें कितना हो 18 मतलब 180 मिनट। क्या हो जाएगा 180 मिनट, तो 180 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, तो 3 गुना कितना है 60 और फिर गुना कितना 60, इस तरह कितना निकलेगा 3 निकला। तो इसका जो सूत्र होता है नेट इसका कितना रह जाएगा, तो इसका कितना रह जाएगा। तो इस तरह से इसको आप इसका आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इसका लंबा सॉल्यूशन चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा इसका आंसर है। क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन क्या है बहुत बड़ा है, तो इसके लिए इसका आंसर याद रखेंगे। यह बहुत कुछ आप याद भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 12.5%। तो इस तरह से इस वीडियो में आज आप लोगों ने देखा 30 MCQ केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2019 का पूछा हुआ बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में। तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ही था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मैथ का लेकर के आएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट्स बिहार पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा का तैयारी करें उसके लिए ये सभी ये चैनल बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला होगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।